हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यदि किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन फिर भी असेसी अपनी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा वो वैलिड माना जाएगा? या दूसरे शब्दों में, क्या असेसी के असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने को डिपार्टमेंट ये ग्राउंड ले सकता है कि असेसमेंट ऑर्डर पास करने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया है? यही मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सनमीना एसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 459 आईटीआर पेज नंबर 487 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर 19 सितंबर 2022 को डिसाइड किया गया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने में काफी सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रिब्यूनल से असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक कर दिए जाते हैं। तो प्रेजेंट केस में भी फरवरी 2016 के अंदर ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को मैटर रिमांड बैक किया, ये कहते हुए कि आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आप मैटर को डीआरपी को रेफर करें। असेसिंग ऑफिसर ने, जब ये असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक का ऑर्डर मिला, असेसिंग ऑफिसर ने 5 फरवरी 2016 को डीआरपी को ये लिख दिया, रेफर कर दिया मैटर को। सेक्शन 153 सबसेक्शन 2A ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर असेसिंग ऑफिसर को मैटर रिमांड बैक किया जाता है, उस परिस्थिति के अंदर टाइमलाइन प्रोवाइड करता है कि वो ऑर्डर कितने टाइम के अंदर पास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज क्लियर थी प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कि असेसिंग ऑफिसर को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फरवरी 2016 में मिल गया, तो सेक्शन 153 सबसेक्शन 2A के मुताबिक जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 31 मार्च 2017 तक पास कर दिया जाना चाहिए था। सेक्शन 153 सबसेक्शन 2A के अंदर ये कहा गया है कि जिस साल के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर को ऑर्डर रिसीव होता है, उस साल के अंत के विद इन 1 ईयर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाना चाहिए रिमांड बैक के केसेस में, क्योंकि यह चीज क्लियर थी कि असेसिंग ऑफिसर के पास ऑर्डर फरवरी 2016 में आ गया, तो सेक्शन 153 सबसेक्शन 2A के मुताबिक जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 31 मार्च 2017 तक पास किया जाना चाहिए था। लेकिन जब ये मैटर रिमांड बैक होकर के आया तो असेसी ने डीआरपी को यह रिक्वेस्ट किया कि मेरी हियरिंग टेकअप की जाए, और यह रिक्वेस्ट असेसी ने 19 दिसंबर 2017 को भेजी। हालांकि असेसिंग ऑफिसर ने फरवरी 2016 में ही डीआरपी को मैटर को रेफर कर दिया था, क्योंकि टाइम लिमिट 31 मार्च 2017 को एक्सपायर हो चुकी थी असेसमेंट ऑर्डर पास करने की। असेसी ने इस टाइम के बाद डीआरपी से रिक्वेस्ट किया कि मेरी प्रोसीडिंग्स को टेकअप किया जाए। उसके बाद असेसी ने एक और लेटर के द्वारा डीआरपी को यह कहा 29 जनवरी 2020 को कि मेरे मैटर को कंसीडर किया जाए, मेरे मैटर को सुना जाए। डीआरपी ने अपना ऑर्डर 28 फरवरी 2020 को पास किया। असेसी इस मैटर के अगेंस्ट कोर्ट में गया। असेसी का यह कहना था कि जो डीआरपी ने ऑर्डर पास किया है 28 फरवरी 2020 को, वो टाइम बार है, लेकिन डिपार्टमेंट की यह प्ली थी कोर्ट के सामने कि क्योंकि एसएससी अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करता रहा, इसलिए एसएससी इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि असेसमेंट ऑर्डर या डीआरपी का ऑर्डर जो है वो टाइम बार है। यदि हम पूरे फैक्ट्स को देखें तो पूरे फैक्ट्स के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 31 मार्च 2017 तक पास किया जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में तो एसएससी के 2 बार कहने पर जो डीआरपी ने ही अपना ऑर्डर जो पास किया
वो 28 फरवरी 2020 को किया। तो मद्रास हाई कोर्ट का कहना था रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2022 का केस है, जो 445 ITR पेज नंबर 537 पर रिपोर्ट हुआ, उस केस के मुताबिक और उस केस के रेशो को ड्रॉ करते हुए प्रेजेंट केस में जो DRP का ऑर्डर है वो टाइम बार है। फ्रेंड्स, इस केस से ये बात सामने निकल के आती है कि यदि एसएससी किसी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लेता है और वो प्रोसीडिंग्स जो है वो मान्य नहीं है, तो खाली एसएससी के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लेने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो यदि टाइम लिमिट के बाद पास किया गया है तो वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं है।